मान्यवर अब ये इतना बोल रहे हैं, मैं कह दूं, ये बिल की जरूरत क्यों पड़ी है? जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो ये बिल की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने किया है, हमने नहीं किया है। धर्म के आधार पर विभाजन कांग्रेस पार्टी ने किया है। मान्यवर, उनको सुनना पड़ेगा, ये इतिहास है, इसको सुनना पड़ेगा। जैसा कि सबको मालूम है, आज 14 नवंबर है, जो कि हिंदुस्तान की तारीख का बहुत अहम दिन है। ये हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी यौम पैदाइश है। इस मौके पर पोर्टल हिंद राष्ट्र ने नेहरू के प्री पार्टीशन फ्रीडम स्ट्रगल में रोल, हिंदुस्तान की तरक्की में, नेशन की बिल्डअप में पोस्ट पार्टीशन रोल, उनकी स्टेटमैनशिप, सियासी सोच और इसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट हुआ, इसमें वाइड रेंजिंग ब्रॉड बेस्ड डिस्कशन की जो सीरीज़ शुरू की है, ये बहुत अच्छा कदम है। नेहरू के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनको बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, बहुत सेकुलर थे। ये चीज़ें तो सबको मालूम है, आमतौर पर हर जगह रिपीट होती रहती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े टॉप के फ्रीडम फाइटर्स में से थे। एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से होते हुए भी उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बड़ी तकालीफ़ें उठाई, डंडे खाए, लाठियाँ खाई, बरसों तक जेल में रहे, ऐशो आराम की लाइफ छोड़कर। उनकी स्टेटमैनशिप पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती थी, अब भी करती है। आज़ादी से पहले 46 में इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे वो। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बाकायदा प्राइम मिनिस्टर हुए और एक लंबे अरसे तक 47 से लेकर 1962 तक प्राइम मिनिस्टर रहे। इस दौरान उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। नॉन अलाइन मूवमेंट, इसको इस्टेब्लिश करने में बहुत बड़ा रोल था। हिंदुस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिटिकल पहचान बनाने, उसको स्टेचर दिलाने में बड़ा रोल था। पूरी दुनिया के बड़े टॉप स्टेट्समैन में उनका शुमार होता ही था। मुल्क में उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन में, एग्रीकल्चर में, टेक्नोलॉजी में जो इनिशिएटिव लिए, आज जो मुल्क की कंडीशन है, उन इनिशिएटिव का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने ख़ास तौर से जो अहल लोग थे उनको पोजीशन दी। होमी जहांगीर भाभा, प्रेसिडेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, तो न्यूक्लियर एनर्जी तो मिली ही, उसके साथ जो न्यूक्लियर डेटरेंट के तौर पर न्यूक्लियर पावर बनाने में भाभा का रोल है। उन्होंने लॉ मिनिस्टर के तौर पर, एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर, होम मिनिस्टर के तौर पर और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उनके चीफ के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को, उस वक्त के सबसे अच्छे लोग थे, उनका सिलेक्शन किया। एजुकेशन, DS कोठारी, जाकिर हुसैन की क़यादत में एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल तैयार किया, बहुत फर्म फुटिंग पर था, बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ये अलग बात है कि बाद के दिनों में रिफॉर्म के नाम पर उस एजुकेशन पॉलिसी में डिफॉर्म पैदा कर दिए गए हैं, जो कि काउंटर प्रोडक्टिव हो रहे हैं और लगता है आगे भी होंगे अगर करेक्टिव मेजर नहीं लिए गए। इनके साथ साथ नेहरू की पॉलिसीज़ का, उनकी कुछ स्टेप पर इम्पल्सिवनेस का, इंसिस्टेंस का दूसरा पहलू भी डिस्कशन होना चाहिए, जिस पर आमतौर पर लोग डिस्कशन या तो नज़र जाती नहीं या बचते हैं, कतराते हैं। जहाँ तक पार्टीशन का मसला है, आम कंसेप्ट ये है और इसको फैलाया भी गया है कि पार्टीशन सिंगल हैंडेडली
मोहम्मद अली जिन्ना ने करा दिया। ऑथेंटिक अगर सोर्स पढ़े जाएं, वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर 12 वॉल्यूम है जो ऑफिशियल बुक्स हैं। सबसे अच्छी किताब जिसमें हो सकती है छोटी सी, HM शीरवाई, जिनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया कहा जाता था, पद्म विभूषण थे। उन्होंने किताब लिखी है पार्टीशन ऑफ इंडिया, द लीजेंड एंड रियलिटी। और अंडरस्टैंडिंग द मुस्लिम माइंड जो राजमोहन गांधी ने लिखी है, उसमें भी एक बड़ा चैप्टर मोहम्मद अली जिन्ना पर है, जिनमें पार्टीशन से रिलेटेड एस्पेक्ट हैं। यहाँ तक कि जसवंत सिंह जो बीजेपी के बड़े लीडर थे, उन्होंने किताब लिखी है इस सिलसिले में। इन सोर्सेज को अगर पढ़ा जाए तो दूसरी पिक्चर नज़र आती है। पार्टीशन में जहाँ पार्टीशन पर्पज नहीं था उस वक्त जिन पर पार्टीशन का ब्लेम किया जाता है, ये ऑथेंटिक सोर्स पढ़ने से पता मालूम हो जाता है कि उन लोगों ने मुसलमानों की इंडिपेंडेंस के बाद क्या हालत होने वाली है इसको पहचान लिया था। वो फारसाइटेड लोग थे। आज के जो हालात हैं ये उनको मालूम थे। सिर्फ इन हालात से सेफ गार्ड के लिए प्रपोजल दिए थे उन्होंने। वो प्रपोजल एक्सेप्ट किए नहीं गए। जितने भी ऑथेंटिक सोर्स उसमें से पता चलता है, पैरिटी इंपॉर्टेंट टर्म है। इट वॉज द मोस्ट हेटेड टर्म फॉर कांग्रेस। जिन्ना ने तो 1947 तक में गांधी के पास प्राइवेट मैसेंजर के तौर पर बीजी खैर को भेजा। अब भी गुंजाइश है, अब भी पार्टीशन से बचा जा सकता है, लेकिन उनको इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिला। मौलाना आज़ाद अकेले शख्स थे कांग्रेस के जो आखिर तक पार्टीशन के मुखालिफ रहे। जहाँ तक कि गांधी और नेहरू और पटेल और दूसरे लोग बिल्कुल एग्री हो गए, तैयार हो गए, उसके बाद भी मौलाना आज़ाद अपोज करते रहे। 1946 में भी बाकायदा एक प्रपोजल बना के मौलाना आज़ाद ने गांधी जी के पास भेजा। का हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम रियल है, इसको एड्रेस करने के लिए, फियर्स को दूर करने के लिए जो फार्मूला है इस पर गौर कीजिए। गांधी जी ने उसको पब्लिक करने तक से उसको मना कर दिया। ये रियलिटीज़ है। इस सिलसिले में लियाकत अली और भुलाभाई देसाई पैक्ट, सर तेज बहादुर सप्रू, उनके ख्यालात, ये बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। उनके ख्यालात को भी, उनके व्यूज़ को भी, उनको भी ज़रा नज़रसानी करनी चाहिए, गौर करना चाहिए। और आयशा जलाल ने जो किताब लिखी है द सोल स्पोक्समैन, उसमें एक बहुत कंक्लूड किया है, बहुत अहम सेंटेंस है, बल्कि पैराडॉक्स है। इसको सही साबित करके शीरवाई ने भी कोट किया है। इट वॉज कांग्रेस विच इंसिस्टेड ऑन पार्टीशन एंड इट वॉज मोहम्मद अली जिन्ना हु अपोज्ड इट। ये रेटोरिक नहीं है, इनकी डिस्पैशनेट जरा स्टडी और एनालिसिस होनी चाहिए। नेहरू स्टेट्समैन थे अनडाउटेडली, उनकी जो लिखी हुई बुक्स हैं वो पढ़िए तो पता चलता है क्या लेवल था उनका। और वो कुछ चीज़ें उनकी कंट्रोवर्शियल हैं उन किताबों में भी, और उस पर हमको भी बहुत से लोगों को, बल्कि सारे हिंदुस्तानियों का एतराज़ होगा। मिसाल के तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद जो बिल्कुल जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया आज़ादी की लड़ाई में, उनको टेररिस्ट करके एड्रेस किया हुआ है नेहरू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में। नेहरू सेकुलर थे, लेकिन सेकुलरिज्म अनलिमिटेड नहीं था। इसका सबूत ये भी है कि मौलाना आज़ाद रामपुर से इलेक्शन लड़ के आते थे, जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी हुआ करती थी। कभी हिम्मत नहीं की कि किसी नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए। 1950 के में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू हिंदुओं के अलावा बाकी जो SC ST होते हैं उनको रिजर्वेशन से आउट कर दिया गया। या तो कास्टेज में है या रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है। ये 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखी गई। क्या वजह थी? मूर्तियाँ गलत रखी गई, साबित हो गया। उनको निकलवाने के बजाय मस्जिद को उसी पोजीशन में रहना चाहिए था, ताला डलवा दिया गया। ये सवाल भी उठाए जाने चाहिए। अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान के, इन्होंने पार्लियामेंट में बिल्कुल सही सवाल किया था और कहा था, डिक्लेयर किया था कि पार्टीशन के लिए तो कांग्रेस जिम्मेदार थी,
इसका मतलब अमित शाह ने ये इस कहने के साथ साथ ये कबूल किया कि मुस्लिम लीग या जिन्ना नहीं, कांग्रेस जिम्मेदार थी, और कांग्रेस ने भी कबूल किया इनडायरेक्टली, क्योंकि किसी भी कांग्रेसी लीडर ने इस चीज़ को पार्लियामेंट में रेफ्यूट नहीं किया, ये नहीं कहा कि आप गलत कह रहे हैं। तो खामोशी तो एक्सेप्टेंस ही होती है। लेकिन ये अमित शाह के भी, बीजेपी के डबल स्टैंडर्ड यहाँ भी नज़र आते हैं। होम मिनिस्टर के तौर पर पार्लियामेंट में कहते हैं कि पार्टीशन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी, और जब इलेक्शन आता है, अभी रिसेंट बिहार का इलेक्शन है, यहाँ भी जिन्ना का नाम आया, जिन्ना को विलेन के तौर पर क्यों पेश किया जाता है? इसीलिए यही कह करना कि पार्टीशन कराया। ये कैसे हो सकता है कि कांग्रेस भी जिम्मेदार हो और जो कांग्रेस से मुखालिफ थे वो भी जिम्मेदार हो? जिन्ना विलेन थे, जो कि कहा जाता है, पूरा मुल्क कहता है। तो जिन्ना को साथ जिस शख्स ने दिया, ख़ास तौर से पार्टीशन के रेजोल्यूशन के बाद, सबको मालूम होना चाहिए पाकिस्तान बनने का सबसे पहला रेजोल्यूशन 27 मार्च 1940 को पास हुआ था, लाहौर सेशन के दौरान मुस्लिम लीग के। वो रेजोल्यूशन पेश किसने किया था? मौलाना फजलुल हक, जो बंगाल मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे। ठीक हो गया, पार्टी रेजोल्यूशन पास हुआ था पहली बार। फिर 1941 के दिसंबर में प्रोविंशियल इलेक्शन होते हैं। उस इलेक्शन के बाद हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर सरकार बनाते हैं बंगाल में। और ज़रा ये गौर कीजिए, करें सब लोग, हिंदू महासभा के रिप्रेजेंटेटिव कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि जनसंघ, अब भारतीय जनता पार्टी हो गई, पहले जनसंघ थी ये, इसके फाउंडर, सबसे बड़े आइडियोलॉग, वो सरकार में शामिल हुए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुए, फाइनेंस मिनिस्टर हुए। किसकी सरकार में? मुस्लिम लीग की सरकार में। वो मुस्लिम लीग जिसके नेशनल प्रेसिडेंट मोहम्मद अली जिन्ना हैं, जिसका चीफ मिनिस्टर कौन है? फजलुल हक, पार्टीशन का रेजोल्यूशन पेश करने वाला। इस तरह के शख्स, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे, जिन्होंने जिन्ना की मुस्लिम लीग को लेजिटिमेटाइज किया, मजबूत किया, वो आजकल हमारे आदरणीय हैं। ये नहीं हो सकता। या तो मुस्लिम लीग का साथ देने वाला, जिन्ना का साथ देने वाला गद्दार है। गद्दार है तो फिर कोई भी नाम हो, चाहे वो नाम उर्दू हो या संस्कृत का नाम हो। जिन्ना के पोर्ट्रेट ना हटाना अगर ये गलत है, तो जिन्ना के मिनिस्ट्री में शामिल होना ये तो बहुत बड़ी गद्दारी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को फिर देशभक्त नहीं कहा जा सकता अगर यही क्राइटेरियन है तो या तो हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह लेना चाहिए, और फैक्ट, ठीक है, हिस्टोरिकल थे, आज के कंडीशन जो है उसमें मिलकर रहें, साथ रहें, रास्ते निकालें। और अगर उसको आज भी मानना है तो फिर जो ट्रेटर है वो ट्रेटर है, फिर वो कोई भी हो। ये डबल स्टैंडर्ड से बचना चाहिए। और इसी की वजह से, इस तरह के ख्यालात की वजह से, पॉलिटिकल बिकरिंग्स की वजह से सोसाइटी में बहुत कड़वाहट आ गई है। मुल्क के लिए आने वाले दिनों में अगर ये चीज़ को एड्रेस नहीं किया गया तो बड़ी मुश्किलात से आना पड़ेगा। जो रिजल्ट आ रहे हैं इलेक्शन में, ये इशारा कर रहे हैं उस तरफ, दूरियां बढ़ती जा रही हैं। और जब दूरियां बढ़ती हैं, इतना बड़ा मुल्क है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए सबको चाहिए, ख़ास तौर से सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल लीडर्स के ठंडे दिमाग से मुल्क के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में सोचें, मिल बैठकर उस पर एक पॉलिसी अख्तियार करें, किस तरह से हार्मनी क्रिएट की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है, पहले जो थी उससे भी ज़्यादा अच्छे हालात पैदा किए जा सकते हैं। और उसी से मिल बैठकर साथ साथ जब सब लोग काम करेंगे, उसमें मुल्क की इन जनरल तरक्की होगी। हमारा जो ख्वाब है, जो इरादे हैं दुनिया की सुपर पावर में इस्टेब्लिश करने का, हम सब लोग मिलकर ये काम कर सकते हैं। अगर अलग अलग रहेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। वो जो कहावत है, किस्सा है कि अगर लकड़ियाँ अलग अलग हैं तो दुश्मन आसानी से तोड़ सकते हैं, इकट्ठी हैं तो मजबूती तभी आती है। इस वक्त ख़ास तौर से मुल्क बाहर से भी मुश्किलात से गुजर रहा है। इन चीज़ों की यूनिटी कायम करने की एक्शन में और थॉट में, दोनों में बहुत सख्त ज़रूरत है। इसके साथ ही
मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग इस पर गौर करेंगे और मुल्क को आगे बढ़ाने में सब लोग मिलकर काम करेंगे। ये 14 नवंबर है, ये चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है। सबको मालूम है कि बच्चों से ख़ास तौर से लगाव था नेहरू को। नेहरू की जो इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजी हैं, मुल्क के लिए उनका जो कमिटमेंट था, उसको हम सबको अख्तियार करना चाहिए। आजकल ख़ास तौर से पेंडेमिक के दौर में जब बिल्कुल तरीक़ेकार दूसरे हो गए हैं, बच्चों को हौसला रखना चाहिए, जिम्मेदारी समझनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई भी करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि स्कूल कॉलेजेस ये जल्दी खुलें और फिर से नॉर्मल मामूल पे आ जाएं। पढ़ाई के साथ साथ अपने कोर्स कंटेंट के साथ साथ जो मोरल वैल्यूज़ हैं, एथिकल वैल्यूज़ हैं, उसको भी इम्बाइब करें, क्योंकि मुल्क का क्या दुनिया का फ्यूचर आज के बच्चे ही हैं।